हम एक बार फिर से पहुंचे हैं जंतर मंतर। सीजेपी के प्रोटेस्ट का आज 23वां दिन है और सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठे दूसरे अनशनकारियों का आज 15वां दिन। सोनम वांगचुक जिनकी उम्र 59-60 साल है, उनकी हालत हमसे ज़्यादा ख़राब है। जब उन्होंने हौसला बनाया हुआ है तो हम लोग तो अभी फिट हैं। मम्मी ये जानती है कि मेरा बच्चा परेशान है एजुकेशन रिलेटेड, तो मम्मी सपोर्ट करती है परिवार आपका सपोर्ट कर रहा है। और ये प्रोटेस्ट इसी तरह कंटिन्यू अगर किसान आंदोलन की तरह साल भर भी चल गया तो गवर्नमेंट के अंदर बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रेशर पड़ेगा। एक लड़ाई वो होती है जो आप कैमरा पे देख रहे होते हैं, जो आप सरकार से लड़ते हैं। एक और लड़ाई है जो कि मैं कहूँगी कि और ज़्यादा बड़ी लड़ाई है और ज़्यादा कठिन लड़ाई है। वो लड़ाई तब है जब आप अपने परिवार के सामने, उनके सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि नहीं, मुझे ये करना है, ये मेरा डिसीजन है ज़िंदगी में। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है एज अ महिला खास तौर पे। मगर अगर उनको ये बोलते हैं कि हमारे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो उनका पूरा इंटेंशन रहता है कि हमको हॉस्पिटल में ले जाया जाए और वहाँ पे जाके हमारा व्रत तोड़वाया जाए। अपने घरों में भी जिस तरह से भाजपा ने पिछले 12 सालों में हमारे दिमाग पे कब्जा एक तरह से जमा लिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोपेगेंडा से, हर तरह से सोशल मीडिया एल्गोरिदम के प्रोपेगेंडा से, तो हमारे माँ बाप, हमारी घर की वो पीढ़ी जो लगातार वही जहर कंज्यूम करती रही, हमारी लड़ाइयों से ही उनके दिमाग में भी ये बदलाव आएगा। हम लोग को बहुत टेंशन हो रही है उनके हेल्थ की, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे तो हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखना है। तुम लोग अपना प्रोटेस्ट कैसे करेंगे 20 का तैयारी पे आप लोग ध्यान दो, मेरा आप चिंता मत करो। नमस्कार, हम एक बार फिर से पहुंचे हैं जंतर मंतर। सीजेपी के प्रोटेस्ट का आज 23वां दिन है और सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठे दूसरे अनशनकारियों का आज 15वां दिन है। आपने कभी सोचा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? अपनी बात कहने की आजादी। जंतर मंतर इस वक्त इस बात का गवाह बन रहा है, इस आजादी का गवाह बन रहा है। संसद से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर लोग अपनी सरकार के प्रति असहमति को दर्ज करा रहे हैं, जो जिंदा और जागरूक नागरिक होने का एक प्रमाण है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने दिनों से लोग सड़क पर बैठे हैं तो क्या उनकी आवाज सत्ता तक पहुंच रही है? यहीं से सवाल आता है जवाबदेही का, सरकार की जवाबदेही का। आपको जवाबदेही का इतिहास और भूगोल समझाने से पहले हम आप लोगों को कुछ लोगों से रूबरू कराते हैं जो पिछले 15 दिनों से अनशन पे बैठे हैं। आज की ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है उन लोगों पे जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तबीयत पे क्या असर है, शरीर पे क्या असर पड़ रहा है, मेंटली क्या असर पड़ रहा है? देखिए, हम 6 आयशा के साथी बैठे हुए थे, 2 हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, लेकिन अभी हम 4 लोग डटे हुए हैं। नेहा है, आमीन है, दीपक है और मैं मनीष। हम लोग अभी डटे हुए हैं। हम सबका वजन, मेरा नियरली 8 kg वेट मेरा लॉस हुआ है। नेहा का 6 किलो से ज़्यादा का वजन कम हुआ है। उसी तरीके से आमीन का भी 5 से 6 किलो का वजन कम हुआ है। हम सब साथियों का वजन तो कम हो ही रहा है, ग्लूकोज लेवल भी एक अलार्मिंग कंडीशन पे है और लगातार वीकनेस बढ़ती जा रही है। लेकिन बावजूद इसके हम लोग डटे हुए हैं। सोनम वांगचुक जिनकी उम्र 59-60 साल है, उनकी हालत हमसे ज़्यादा ख़राब है। जब उन्होंने हौसला बनाया हुआ है तो हम लोग तो अभी फिट हैं। शरीर पे क्या असर पड़ रहा है मनीष? शरीर पे तो वही लगातार हैवीनेस, वीकनेस बनी हुई है। एक मेंटल प्रेशर भी है कि कब तक 20 को पार्लियामेंट मार्च करना है, तो हम लोग एक मेंटली बहुत डिटरमाइंड हैं कि 20 तारीख तक हम लोगों को पार्लियामेंट मार्च करना है, पूरी ताकत के साथ पूरी ऊर्जा बनाए रखनी है। और एक देश भर से जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे एक प्रकार का उत्साह भी है, एक प्रकार का बहुत मतलब जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, प्रोफेसर्स आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आ रहे हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लोग मिलने आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी आ रहे हैं। आज एक यंगेस्ट इंडिया के जो MP हैं पुष्पेंद्र सरोज, वो भी आए। तो जो जिस तरीके से लोग मिलने आ रहे हैं, समर्थन देने आ रहे हैं, उससे एक प्रकार से जोश भी बना हुआ है। मैं आपसे ज़्यादा नहीं बुलवाऊंगी, मेरा आखिरी एक सवाल है। परिवार का मतलब सपोर्ट मिल रहा है या फिर वो चिंतित हैं? परिवार से क्या? नहीं, बिल्कुल वो लोग बहुत चिंतित हैं। हमारी जब भी बात हो रही है तो उन लोगों का यही है कि कितने दिन, कब ख़त्म होगा, कल ख़त्म कर दो, परसों ख़त्म कर दो। तो मैं उनको यही कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान कल इस्तीफा दे देगा, परसों दे देगा।
तो कुछ कुछ इसी तरह से कह करके चल रहा है, लेकिन बहुत चिंतित हैं लोग, परेशान हैं। हम हंगर स्ट्राइक पे हैं तो उन लोगों ने भी खाने पीने को लेकर के बड़ा मतलब उनका भी कंसर्न है, इशू है, वो लोग भी बहुत मन से खा पी नहीं रहे हैं, तो ये चिंता है कलेक्टिवली। हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आज 15वां दिन है भूख हड़ताल का, और 15वें दिन बाद असर क्या पड़ता है ये हम और आप नहीं समझ पाएंगे। जो लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं वही समझ पाएंगे, क्योंकि इन लोग का वेट लॉस बहुत तेज़ी से हो रहा है, इन शुगर लेवल बहुत तेज़ी से गिर रहा है, और कुछ लोग जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि हो सकता है कि पर्दे के पीछे ये लोग कुछ खा लेते हों, वॉशरूम जाते हों तो खा लेते हों। मैं उस पर अंजलि से बात करूँगी। अंजलि भी आयशा की मेंबर हैं, और इन सारी चीज़ों को जो मैनेज कर रही हैं उसमें सबसे जो आगे चेहरा दिख रहा है वो अंजलि का है। अंजलि, मेरे वीडियो के भी नीचे एक कमेंट आया कि नेहा तो जाके वॉशरूम में कपड़े बदलने जाती होंगी तो वो खा लेती होंगी। जिस वॉशरूम को यहाँ पर सुविधाजनक रूप से उपलब्ध करवा रही है दिल्ली सरकार, भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार, उस वॉशरूम की हालत अगर आप देख लेंगे तो वॉशरूम अपने ही बेसिक पर्पसेस के लिए यूज़ करने लायक नहीं है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आधे टाइम पानी नहीं आएगा, पानी आएगा तो इतना गंदा पानी आएगा कि आप हाथ भी नहीं धो सकते। किसी भी तरह से अंदर एंटर करते हुए ही आपको कम से कम 100 मीटर दूर से जिस तरह की स्मेल आएगी, बेसिक हाइजीन भी मेंटेन नहीं है। और ये वो वॉशरूम की उपस्थिति ये शुरू से है। 6 तारीख को यहाँ पे आंदोलन हुआ, उसके बाद से 20 तारीख से घोषणाबंद रूप से यहाँ पर हड़ताल चल रही है कि अब हम यहीं पे बैठेंगे। तो लगातार जो हालत है ये डेलिबरेट भी है, क्योंकि खासकर सरकार को अगर पता है कि स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं तो सफाई भी हो सकती थी। तो आप मुझे तबीयत बता पाएं कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आपके चारों साथियों की? तो डॉक्टर्स तो लगातार आप देखिए कि 7 से 10 दिन का जो अंतराल होता है उसी में जो बॉडी खुद के ग्लूकोज को कंज्यूम करके एक टाइम तक ड्यूरेशन तक चल पाता है, वो पीरियड खत्म होता है, फिर लिटरली बॉडी खुद को अंदर से कंज्यूम करना शुरू करती है, आपकी मांसपेशियों को कंज्यूम करना शुरू करती है, फैट को कंज्यूम करना शुरू करती है। इसीलिए आपको वजन में भी भारी गिरावट दिखेगा। और यहाँ पे बैठे चारों साथियों के वजन में आप देखेंगे 6 किलो 7 किलो वजन कम हुआ है। ब्लड प्रेशर लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल में गिरावट है। आप जानिए कि पोटेशियम की कमी भी हो जाती है जब आप कुछ खाते नहीं हैं, तो उससे भी ये इस तरह के हालात बन जाते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज। और लगातार इस तरह के तमाम चीज़ों के साथ डॉक्टर्स जब भी एग्जामिनेशन के लिए आ रहे हैं, वाइटल्स चेक करने, वेट चेक करने, वो लगातार आगाह कर रहे हैं कि क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन बनी हुई है, आप लोग खाना खा लीजिए। लगातार यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं, वो हालत देखकर बोल रहे हैं आप लोग खाना खा लीजिए, क्योंकि हालत यही है कि लगातार कमजोरी बढ़ रही है, लोगों के पेट में दर्द बढ़ रहा है, चेस्ट पेन बढ़ रहा है, इसके बावजूद लोग टिके हुए हैं। परिवार का क्या कंसर्न है? क्या मतलब फैमिली वाले मिलने आ रहे हैं, इनके मना कर रहे हैं? क्योंकि एक्टिविज्म या राजनीति में पहला कंसर्न आपको एक लड़ाई दुनिया से तो जो लड़नी होती है, लेकिन एक लड़ाई आपको घर के 4 दीवारी के भीतर भी लड़नी होती है। तो बिल्कुल सबकी स्थितियां अलग हैं। आप देखिए कि खासकर एक महिला होते हुए आपकी एक जद्दोजहद पढ़ पाने की भी होती है, और नेहा इसी तरह के एक परिवेश से आती हैं जहां पर पढ़ पाने का एक संघर्ष, और उसके बाद ये समझना कि पढ़ पाए तो औरों के लिए पढ़ाई एक्सेसिबल रहे, इसलिए ये राजनीति ज़रूरी है। और हमारी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं। आज आपके अनशन का कितने दिन हो गए? मैम मेरे हंगर स्ट्राइक का आज 8th डे है, 8वां दिन। 8वां दिन है। और सर आपका नाम? मैम बहादुर सिंह मेरा नाम है, अलीगढ़ यूपी से मैं आया हूँ। और हंगर स्ट्राइक का मेरे को आज 12वां दिन है, जिसमें 10 डेज मैं बिना बात किए, बिना मोबाइल यूज़ किए और बिना ही खाना खाए रहा हूँ। 11 तारीख से यानी 2 दिन से मैं बात कर सकता हूँ। तो दीपक, आपके परिवार को पता है कि आप हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं? जी मैम, फैमिली को इन्फॉर्मेशन है, पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे। मतलब वीडियो, मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, घर पे कोई ना कोई यूज करता होगा तो वीडियो तो पहुंच रही होगी। अभी तक तो शायद इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी, जानकारी तो पहुंच गई होगी, लेकिन अभी मैंने बताया नहीं कि हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे। अगर बताएंगे तो फिर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, फैमिली वाले सपोर्ट करते। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने बताया था फैमिली वालों को, उन्होंने रोका था लेकिन सपोर्ट करते। मैं जबरदस्ती आ गया, मुझे जाना है। हाँ मम्मी है। मतलब मम्मी आपकी सपोर्ट करेंगी, डांटेंगी नहीं? नहीं, सपोर्ट नहीं, सपोर्ट करेंगी, डांटेंगी नहीं। मम्मी ये जानती है कि मेरा बच्चा परेशान है एजुकेशन रिलेटेड, तो मम्मी सपोर्ट करती है। परिवार आपका सपोर्ट कर रहा है। परिवार से आप डांट नहीं खा रहे हैं, उनको चिंता नहीं हो रही है? नहीं बिल्कुल, 3-4 दिन तक तो मेरी मम्मी लगातार रोती रही,
तो हमने फिर मम्मी को समझाया, क्योंकि अभी 3 दिन तो हमने बात ही नहीं की थी, 3 दिन क्या पूरा 10 ही दिन बात ही नहीं की थी हमने। तो अब यहाँ पे जब भाई आए थे तो हमने उनको लिख के मैसेज दिया कि भाई देखो हम जो कर रहे हैं उसमें अगर आप लोग फैमिली को मेंटेन करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब हम डिसीजन ले चुके हैं, उस पर हम मतलब वापस तो नहीं कर सकते ना। दीपक, आपको लगता है कि आप लोगों के प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, सरकार पर कोई असर होगा? प्रोटेस्ट का आज 23वां दिन है, सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक का आज 15वां दिन है। सरकार की तरफ से बातचीत करने की अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। जी मैम, गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई पहल नहीं हुई है, लेकिन इनडायरेक्टली उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। उनको ये यहाँ की पल पल की खबर पहुंच रही है तो उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे मैम। हम ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये पब्लिक के अवेयरनेस के लिए। जो स्टूडेंट्स अभी भी सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, कुछ दिन चलेगा कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा, तो उन स्टूडेंट के लिए मैसेज है वो यहाँ पर आके देखें। सोशल मीडिया के द्वारा तो उनके अंदर इन्फॉर्मेशन पहुंच ही रही है, लेकिन वो सोचते हैं सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आके देखें कि सोनम सर के साथ कितने स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। और ये प्रोटेस्ट इसी तरह कंटिन्यू अगर किसान आंदोलन की तरह साल भर भी चल गया तो गवर्नमेंट के अंदर बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रेशर पड़ेगा। मेडिकल सुविधा क्या मिल रही है आप लोगों को? मेडिकल सुविधा मैम हम लोग का वाइटल्स चेक होता है कि हम लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो दिल्ली पुलिस की तरफ से आ रहा है, सीजेपी की तरफ से आ रहा है? दिल्ली पुलिस की तरफ से वाइटल हम लोग का मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम्स चेक होता है। ओनली चेकअप ही होता है मैम। अगर उनको ये बोलते हैं कि हमारे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो उनका पूरा इंटेंशन रहता है कि हमको हॉस्पिटल में ले जाया जाए और वहाँ पे जाके हमारा ब्लड तोड़वाया जाए। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, इस वजह से मैं मना कर देता हूँ। हमारे पर्सनल लोग साहब हैं सीजेपी की तरफ से, हम हेल्प डेस्क पे जाते हैं, वहाँ से वो मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से रिलीफ मिलता है। वो तो हमें फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट कराना पड़ता है, हम चाहते ही नहीं है टेस्ट हो, फिर जब उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। वो अपने रिकॉर्ड के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए टेस्ट 1 या 2 लोग कर रहे होते हैं, कैमरे 10 लग रहे होते हैं, पीछे से आगे से, मतलब ऐसा कोई एंगल मैम 5-6 एंगल होते हैं, 6 एंगल ऊपर और नीचे लगा के, साला कैमरा 10 लगा रहता है। मैं तो ये सोचता हूँ एंगल कितने ज्यादा है। मीडिया मतलब ज्यादा हो गई है। मतलब पुलिस वाले इतना ज्यादा, पुलिस वालों के ही 10 कैमरे होते हैं मैम, मीडिया के नहीं होते हैं। नहीं, वो तो नॉर्मल है। अभी अगर डॉक्टरी जिस दिन हो ना, आप देखना सिविल ड्रेस में कम से कम 6-7 बंदे होंगे, ड्रेस में 2-3 बंदे होंगे, और वैसे अलग छिपके बना रहे होंगे वो अलग, कम से कम 10 बंदे चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त दानिश हैं जो सीजेपी में 7 दिन तक अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठी थी, लेकिन 8वें दिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अपना अनशन तोड़ना पड़ा। हम दानिश से बात भी करेंगे। दानिश, 7 दिन अनशन के बाद शरीर पे क्या असर पड़ता है? देखिए, भूख हड़ताल बहुत ही मुश्किल होता है ऑब्वियसली, क्योंकि लगातार जब आप भूख हड़ताल पे होते हैं तो आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई एनर्जी नहीं जा पाता है, किसी तरह का ग्लूकोज इनटेक नहीं होता है, वजन लगातार गिरता है। मेरा तकरीबन हर दिन 1-1 किलो वजन कम हुआ। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बहुत वेरी करता है, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, और स्पेशली मेरे केस में ये हुआ कि मेरा ब्लड शुगर लास्ट दिन बहुत क्रिटिकली लो हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि आप कोमा में भी जा सकती हैं। और इसके अलावा मुझे बहुत वॉमिटिंग हो रहा था, तो मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी, तो इस वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और वहाँ पे डॉक्टर्स के ही बार बार कहने पे मुझे अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ना पड़ा। तो वही है कि बहुत मुश्किल होता है, शारीरिक रूप से तो आप सफ़र करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जिन परिस्थितियों में हंगर स्ट्राइक हुआ, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तब यहाँ पर जून की भारी गर्मी चल रही थी दिल्ली की, उन परिस्थितियों में हमने शुरू किया, और शुरुआती दौर में पुलिस यहाँ पर पंखे भी नहीं आने दे रही थी, लगातार उमस में यहाँ पर हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और उसके बाद भी हमने देखा कि जब मौसम थोड़ा बदला तो बारिश हुई, आंधी तूफान आया, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि रात में हमारा टेंट टूट जाया करता था, हमें भीगना पड़ जाता था। इस पूरे प्रोटेस्ट में जैसे परिवार का बहुत कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कैसे बैठेंगे, और परिवार होता है, तो आपके परिवार की तरफ से क्या रहा, कैसा कंसर्न रहा, उन्होंने जिद की तोड़ने की? देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से परिवार वालों का यही कहना था कि आप बिल्कुल भी हंगर स्ट्राइक मत करिए, और हंगर स्ट्राइक तो बहुत बात की बात है, एक्टिविज्म को
लेके इन जनरल मुझे लगता है कि देश में जो माता पिता होते हैं वो बहुत कंसर्न हो जाते हैं अगर उनके बच्चे, बतौर महिला और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम कई बार जब बातचीत होती है आपस में तो इस बारे में बहुत बात करते हैं कि एज अ महिला किसी भी क्षेत्र में एक्टिव होना, राजनीति में एक्टिव होना कितना मुश्किल है। एक लड़ाई वो होती है जो आप कैमरा पे देख रहे होते हैं, जो आप सरकार से लड़ते हैं, अपने यूनिवर्सिटी कैंपसेस में अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों से लड़ते हैं, वो लड़ाई सब देख रहे होते हैं। लेकिन उसके इतर एक और लड़ाई है जो कि मैं कहूँगी कि और ज़्यादा बड़ी लड़ाई है और ज़्यादा कठिन लड़ाई है। वो लड़ाई तब है जब आप अपने परिवार के सामने, उनके सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, ये मेरा डिसीजन है ज़िंदगी में, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है एज अ महिला खास तौर पे। और इसके अलावा चूँकि देश में ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि बहुत कम महिलाएं हैं जो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ पाती हैं, तो परिवार का वही कंसर्न होता है कि आप बस पढ़िए और डिग्री लेकर निकलिए, कोई नौकरी ढूंढिए, एक्टिविज्म मत करिए, सामाजिक सवालों पे किसी तरह की कोई बहस मत करिए, राजनीति मत करिए। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं ये कहूँगी इसलिए है क्योंकि सरकार ने देश में ऐसा माहौल बना दिया है जहाँ पर सवाल उठाना अपने आप में बहुत कठिन होता जा रहा है। और लड़की मतलब आप लड़कियां हैं, यहाँ पे पहले दिन से वॉशरूम की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो बतौर लड़की क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने भूख हड़ताल के दौरान या प्रोटेस्ट के दौरान? देखिए सबसे बड़ा इशू तो यही वॉशरूम का यूज़ करने को लेकर के था, क्योंकि आप हंगर स्ट्राइक में होते हैं वैसे भी आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके की वॉशरूम की कंडीशन थी, कई बार यहाँ पर पानी की समस्या हो जाती थी, पानी नहीं आता था। इसके अलावा जिस तरह से पब्लिक वॉशरूम्स की कंडीशन देश भर में है कि बहुत ही उनको गंदा रखा जाता है, साफ़ सफाई नहीं होती है, वो भी यहाँ पे एक समस्या थी। इसके अलावा यहाँ पे जो एक वॉशरूम है वो रात में खुलता है, जो दूसरे यहाँ पे वॉशरूम्स हैं वो रात में बंद कर दिए जाते हैं, चाहे वो महिला वॉशरूम्स ही क्यों ना हो। तो ये तमाम समस्याएं रही। इसके अलावा मैं कहूँगी कि इन जनरल जो एक आप इतने क्राउडेड स्पेस में एज अ महिला जब बैठते हैं तो एक उस तरह का भी क्राउड आता है जिनका आपको देखने का तरीका बहुत अलग हो सकता है, या जिस तरह से लोग विदाउट परमिशन फोटो निकाल रहे हैं, वीडियोस निकाल रहे हैं, ये भी बहुत समस्या है। तो ये तमाम समस्याएं हैं कि जब आप एक्टिविज्म के क्षेत्र में आते हैं तो एज अ महिला जिस तरह का अटैक देखने को मिलता है, और ऑनलाइन भी मैं कहूँगी क्योंकि ये पूरे मूवमेंट का ऑनलाइन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, उसमें भी बहुत सारे लोगों का डीएम्स में जिस तरह की भद्दे शब्द वो इस्तेमाल करेंगे महिलाओं को लेकर, खासतौर पे जिस तरह से स्लट शेमिंग किया जाता है जो भी महिला एक्टिविस्ट आती है उनको लेकर के, और रेप थ्रेट्स आते हैं, डेथ थ्रेट्स आते हैं, तो इस तरह की तमाम चीज़ें भी होती हैं। तो वही बात है कि राजनीति करना अपने आप में बहुत मुश्किल है एज अ छात्र, और एज अ महिला वो और 10 गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरा आखिरी सवाल है, हिम्मत कहाँ से मिल रही है? हिम्मत मिल रही है जितने भी लोग यहाँ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से यहाँ पर आके जुटे हुए हैं, वो हर दिन यहाँ पर आते हैं, हमसे मिलते हैं, हमसे बोलते हैं कि आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, आप लोगों को देख के हम इंस्पिरेशन मिलती है। तो ऐसे ही लोगों से बात करके एक बहुत मोटिवेशन मिलता है कि लड़ने की ज़रूरत क्यों है इस देश में। हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं जो देश भर में छात्र और नौजवान परेशान है शिक्षा में बदहाली से। जब हम यहाँ हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहे थे तब से लेकर अभी तक 15 दिन हो चुका है, और लगातार छोटे बच्चे भी आके हमसे बोल रहे हैं, 5-5, 6-6 साल के बच्चे आके बोलते हैं कि दीदी भैया आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको देख के हम इंस्पायर हो रहे हैं। तो हम उस भविष्य के लिए भी लड़ रहे हैं। एक बहुत ऐसा तबका भी आता है जो बहुत ओल्ड एज कपल होते हैं। इवन मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगी, जब हमारा यहाँ हंगर स्ट्राइक चल रहा था पंखे भी अवेलेबल नहीं थे, बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग, माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, वो आके कहीं फैन करने का ऑफर कर रहे हैं, कहीं बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग मत अपने आप को परेशान कीजिए। तो ये जो कंसर्न है, लोगों का जो प्यार है, जो सपोर्ट मिल रहा है, सॉलिडारिटी मिल रही है देश भर से, वो बहुत मजबूती देता है। और देश में ये स्थिति है कि आज की डेट में आपको चुनाव करना ही होगा कि या तो आप हाथ में हाथ धरे बैठकर घर पे बैठ जाएंगे अपने एसी पंखे और कूलर भरे कमरों में, या तो आप सड़क पर निकलेंगे और शिक्षा में चल रही बदहाली के खिलाफ स्टैंड लेंगे, संघर्ष करेंगे। और क्योंकि परिवार का बैकग्राउंड ऐसा है कि भाजपा के समर्थन का परिवार है, तो लगातार एक टसल पढ़ाई पे दबाव से लेकर, ये छोड़ दो से लेकर, पैसा नहीं देंगे से लेकर, हर तरह के दबाव में तब्दील होता रहता है। अभी भी वो जब भूख हड़ताल पर बैठी हैं तो माँ बाप जाहिर सी बात है कंसर्न भी होंगे। कंसर्न के साथ साथ ये भी ज़रूर है कि इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान का कुछ भी नहीं होगा। पर वो खुद भी ये बात कहती हैं और बार बार इसको रिएटरेट करती हैं कि अपने घरों में भी जिस तरह से भाजपा ने पिछले 12 सालों में हमारे दिमाग पे कब्जा एक तरह से जमा लिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोपेगेंडा से, हर तरह से सोशल मीडिया एल्गोरिदम के प्रोपेगेंडा से, तो हमारे माँ बाप, हमारी घर की वो पीढ़ी जो लगातार वही जहर कंज्यूम करती रही, हमारी लड़ाइयों से ही उनके दिमाग में भी ये बदलाव आएगा।
तो वो भी ये बात जानती हैं कि उनकी इस लड़ाई से भी शायद खुद ही के बेटी के प्रति एक चिंता जगे और घर परिवार की भी राजनीतिक चेतना में ये बदलाव आए। मनीष के परिवार में भी लगातार उनकी राजनीति को समझते हैं, सपोर्टिव भी रहते हैं, पर क्योंकि 15 दिन से अगर बेटा जो भूख हड़ताल पर बैठा है, लगातार इसी आंदोलन में आप देखेंगे तो मनीष जी को लगातार यूपी पुलिस का इस तरह के कॉल्स आना, कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप जाइएगा इलाहाबाद, यूपी किसी भी शहर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, वो शोधार्थी हैं, PhD स्कॉलर हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, आप जाएंगे तो आपको तमाम लोग बताएंगे कि वहाँ पे फीस वृद्धि से लेकर कोचिंग माफियाओं से लेकर लेखपाल की जो परीक्षा लीक हुई, यूपी भर में जो आंदोलन चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में जो चर्चित नाम है मनीष का है। इसीलिए जैसे ही वहाँ पे किसी भी तरह से आंदोलन तेज होता है छात्रों युवाओं में, तो सबसे पहले धमकियां उनको आने शुरू होती हैं। तो लगातार FIR से लेकर चार्जशीट से लेकर हर तरह का पुलिसिया दमन यूपी के डबल इंजन सरकार ने जिस तरह के मॉडल को कायम किया है वो झेलते रहे हैं। इसलिए भी उनके घर का जो डर है और इंटेंसिफाइड है कि अगर अब वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो क्या करेगी योगी सरकार, तो भाजपा सरकार उनके साथ और क्या कर सकती है। अब आमीन है, आमीन अंबेडकर यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर हैं, यूनियन में रहे हैं, वहाँ का जो स्टूडेंट काउंसिल है और लगातार इन सवालों पर लड़ते रहे हैं। उनके घर का मंजर ऐसा है जो काश एक ऐसा भारत बने जो ज्यादातर लोगों के घर में वही हो। तो उनकी मम्मी आई, उनकी बहन आई, उनके पिताजी तो सॉलिडारिटी में मन से बात रख के भी गए और वो लगातार यही कह रहे हैं कि एक ऐसी लड़ाई जहां पर वो लोग भी शायद अपने दौर में जब स्टूडेंट्स थे तो हकों के लिए लड़ते थे, तो उनको आमीन को इस लड़ाई में देखकर बहुत गर्व हो रहा है और वो हम लोगों के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग था। उनके पेरेंट्स आकर हम सब से मिले, हम सबको ऊर्जा से भरे। दीपक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आते हैं और बहुत कम लोग उस तरह से उस जगह से आ पाते हैं। दीपक की भी पृष्ठभूमि जिस संघर्ष की रही, बहुत जद्दोजहद कर कर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA के लिए आए, तो उनके ऊपर खाली इस तरह का दबाव नहीं है कि राजनीति मत करो, ये दबाव भी है कि मतलब राजनीति हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम इस वीडियो में आपको उन तमाम लोगों से मिलवा रहे हैं जो सोनम वांगचुक के साथ समर्थन में और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों ने कुछ लोगों की वीडियोस देखी। हमारे साथ इस वक्त शीतल हैं जो पिछले 15 दिनों से, जिस दिन से सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू की थी, उसी दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठी हुई हैं। सबसे पहले तो तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत आज 15 दिनों में पहली बार आज वॉमिटिंग हुई है, लेकिन वॉमिट होने के बाद थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो रहा है। सुबह से ही आना चाह रही थी पर आ नहीं रही थी। एसिड रिफ्लक्स हो जाता है ना, खाना खा नहीं रहे, स्टमक रिपीटेडली एसिड रिलीज कर रहा है, तो वो सारा इकट्ठा आज निकला है। तो हौसला कहाँ से आ रहा है? आज 15वां दिन है, प्रोटेस्ट का 23वां दिन है। हौसला तो इतने सारे लोग, आप लोग और सोनम सर से आ रहा है। ये आपकी कुछ किताबें यहाँ रखी हुई हैं, तो ये आप लोग पढ़ रहे हैं या क्या है? ये एक दोस्त हमारे कल देकर गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप उनको दे सकते हैं पढ़ने के लिए और आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, पर आप अकेले यहाँ पे हैं या आपके साथ आपके कोई दोस्त या परिवार वाले भी हैं? ये मेरे दोस्त हैं और परिवार से आज शायद मेरा भाई आएगा मिलने के लिए। आप लोगों का दिन कैसे बीत रहा है? मतलब 24 घंटे आप लोग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे तरह तरह के लोग आते हैं हमारे पास, कुछ अच्छे, कुछ बहुत अच्छे, कुछ समझदार, कुछ समझने लायक और कुछ ऐसे भी जिन्हें थोड़ा बहुत समझाया जा सके, तो उनसे पूरा टाइम कटता रहता है। और कुछ एक किताबें हम कोशिश करते हैं पढ़ने की। अनशन पे रहते हुए पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करा, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला वाली लाइन पूरी सार्थक है उस मोमेंट के लिए। तो अभी मैंने पढ़ना शुरू करा है थोड़ा बहुत। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? मैं भगत सिंह के कुछ लेटर्स हैं वो पढ़ रहा हूँ। सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है सौरभ? अब देखिए दिन भर दिन वीक हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस बढ़ रही है। आपने देखा होगा आज तो ज़्यादा वो बात भी नहीं कर पाए किसी से भी, तो पूरे दिन सो रहे हैं। हम लोग को बहुत टेंशन हो रही है उनके हेल्थ की, एंड सीरियसली मैं बता रहा हूँ, हम लोग बोल भी रहे उनको कि सर क्या करे पूछ रहे, लेकिन वो बोल रहे कि नहीं, मुझे तो हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखना है। तुम लोग अपना प्रोटेस्ट कैसे करेंगे 20 का तैयारी पे आप लोग ध्यान दो, मेरा आप चिंता मत करो। तो 20 का आप लोगों का प्लान क्या है? मतलब जैसे कई वीडियोस या ऐसा कंसर्न आ रहा है कि मान लीजिए आप जंतर मंतर छोड़ते हैं, आगे मार्च निकालते हैं, तो हो सकता है आपकी डिटेनिंग वहां से भी हो जाए और पुलिस को एक मौका मिल जाएगा कि यहाँ पे लोग नहीं है, तो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं हटाकर यहाँ से भी हटाने का। तो ये पुलिस को अगर हटाना है तो वो आज भी हटा सकती है, कल भी हटा सकती थी,
कल भी हटा देगी, क्या पता, हमें नहीं पता। लेकिन हम लोग का जो कॉल है 20 का, वो इसलिए है क्योंकि सरकार गूंगी बहरी हो गई है। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग थोड़ा और पास चले जाए उनके, अगर हो सके तो उनके कानों में जाके थोड़ा खुसफुस करके हम लोग उनको बोले कि देखिए हमारे 2 डिमांड है, एक तो रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान का, एंड दूसरा 1 करोड़ का मुआवजा फैमिलीज के लिए। अगर सरकार सुनी नहीं रही है तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है? और तो आप लोग मतलब कोई अभी तक प्लान तैयार हुआ है? पुलिस से परमिशन आप लोगों ने लिया 20 के लिए, क्योंकि बिना पुलिस का परमिशन के दिल्ली है ये। देखिए, परमिशन का क्या मतलब हुआ? सारे रूल्स सारे रेगुलेशंस तो हमारे ऊपर होते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस हमारे पे थोपा जाता है। उन्होंने पहले बोला कि 10 AM to 5 PM 10 से 5 बजे तक, तो 5 बजे हमें क्यों निकाल देते? 5 बजे हम लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो क्या खत्म हो जाते हैं? तो ऐसा क्यों नहीं रूल हो सकता है कि अगर आप लोग चाहते हो 5 बजे हम लोग निकले, तो 5 बजे मंत्रालय की तरफ से एक डेलीगेशन भिजवा दीजिए ऑफिसर्स का या कोई सीनियर मंत्रियों का, वो आके प्रोटेस्टर्स से एक डेलीगेशन लेके मिल ले और उनको आश्वासन दे कि हम लोग, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो जिस इशू पे, वो हम लोग उठाएंगे, उस पर हम लोग सोच विचार करेंगे एंड उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ये होना चाहिए ना, असली लोकतंत्र में तो ये होता है चीज। लेकिन नहीं, वो सुनेंगे भी नहीं, डेलीगेशन भी नहीं लाएंगे, हम लोग को भी एक डेलीगेशन ले जाने नहीं देंगे। तो ये रूल्स रेगुलेशंस हम लोग को ही सिखाते हैं, लेकिन जो भी हम लोग करेंगे पीसफुल तरीके से करेंगे, संविधान के 4 दायरों पे रह के करेंगे एंड आगे बढ़ के भी हम लोग ऐसे ही मूवमेंट को चलाते रहेंगे। आज 23वां दिन है, क्या सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत की पहलू हुई? मतलब 23 दिन हो गए हैं, 15 दिन से देश के जाने माने शिक्षाविद और पर्यावरणविद बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। ऐसा तो नहीं कि तस्वीर नहीं जा रही होगी? सरकार ने कोई बातचीत की पहल की कि आइए कोई प्रतिनिधि मंडल ही लाइए आप हमारे पास? देखिए, सरकार तो सुन ही रही है, सरकार देख ही रही है। रोज यहाँ से पुलिस वालों का एक रिपोर्ट बन के जाता है ऊपर कि कौन आया, क्या बात किया लोग कितने आए, कौन कहाँ पे था, कौन नहीं आया, ये सारी चीजें जाती है। IB यहाँ पे लगी हुई है, पुलिस यहाँ पे लगी हुई है, RAF CRPF मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन सरकार बस पढ़ के उसको फाइल में बंद करके रख देती है। क्यों ऐसा है? ऐसा क्या अहंकार है उनको सत्ता का? ऐसे क्या नशा है सत्ता का उनके अंदर, जिसके वजह से वो छात्रों की आवाज, यहाँ पे सोनम वांगचुक की आवाज, हम लोग की आवाज सुनना ही नहीं चाह रही है। आज जैसे पुष्पेंद्र सरोज आए तो उन्होंने बोला कि वो भी आएंगी 20 तारीख को, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ नेताओं का भी आप लोगों को सपोर्ट है 20 तारीख के मार्च में आने का? हमारा ओपन कॉल है, जो भी आ सकता है। आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की? ये पॉलिटिकल पार्टीज से, पॉलिटिकल पार्टीज या कोई पॉलिटिकल पार्टीज तो जो ऑपोजिशन से है, काफी सारे लोग आए हैं, झंडा लोगो बैनर के बगैर आए हैं, युवाओं की सॉलिडारिटी में खड़े होने के लिए आए हैं। उनका हक बनता है, क्योंकि वो सिर्फ सांसद नहीं है, वो साथ साथ इस देश के सिटीजन भी है। तो उस रूप में अगर आप नागरिक हो तो आप करोगे ही ये सारी चीजें, तो वो लोग भी आएंगे एंड ओपन कॉल है। आपको जवाबदेही का इतिहास और भूगोल भी समझाना था। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जवाबदेही, और हमारे देश भारत में एक लंबा इतिहास रहा है जवाबदेही देने का। लाल बहादुर शास्त्री हो, VP सिंह हो या नीतीश कुमार हो, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये वो चर्चित नाम है जिन्होंने जवाबदेही लेते हुए इस्तीफे दिए हैं। लेकिन आज का दौर कुछ अलग नजर आ रहा है। जनता सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रही है अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन सत्ता अंधी, बहरी, गूंगी बनी हुई है, जैसे उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, उसके कानों तक जनता की आवाज ही नहीं पहुंच रही है। ये लोकतंत्र है जहां सरकार जनता की सेवक होती है, लेकिन नजारा कुछ अलग है। 20 मार्च को CJP की तरफ से यहां से लेके संसद तक का एक पैदल मार्च का आह्वान किया गया है, क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है उसी बीच में। आज प्रोटेस्ट का 23वां दिन है। पहले दिन से लेके आज तक में सवाल सेम है, सरकार कब जवाबदेही लेगी, सरकार कब अपनी आंखें खोलेगी। इसी सवाल के साथ हम आपको इस वीडियो को देखने के लिए छोड़े जाते हैं। मैं गीतांजलि, कैमरे के पीछे हमारे साथी हरीश। देखते रहिए मॉलिटिक्स।